अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस के हवाले से। इससे पिछले लेक्चर में हमने लेजर पोस्टिंग के बारे में पढ़ा कि लेजर्स क्या होते हैं, टी अकाउंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर पोस्टिंग कैसे की जाती है, बैलेंसिंग कैसे की जाती है। और आज के लेक्चर में हम उसी सेम एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं और ट्रायल बैलेंस में हम एंट्रीज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन दी गई है। द प्रूफ ऑफ द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस इज कॉल्ड अ ट्रायल बैलेंस। यानी कि जब हम अपने लेजर अकाउंट्स के अंदर तमाम चीज़ों का तमाम सेपरेटली हर अकाउंट का हम डेबिट या क्रेडिट बैलेंस मालूम कर लेते हैं, तो उन सब को हमने एक प्रूफ के तौर से यूज़ करना है कि तमाम डेबिट्स और तमाम क्रेडिट जितने भी बैलेंसेस हमारे पास हमने कंपनी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं। इस चीज़ के प्रूफ के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने अकाउंटिंग साइकिल की बात करी थी पिछले लेक्चर के अंदर, उसको दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा इवेंट जो कंपनी के अंदर हमारे कोई भी चीज़ की लेन देन, ख़रीदो फरोख्त, कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, वो चीज़ हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती है। ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले अपने पास रिकॉर्ड करते हैं जनरल जर्नल के अंदर, और वहाँ पे हमने देखा कि हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट होता है, दो साइड पे इफेक्ट होता है। कुछ डेबिट एंट्रीज़ होती हैं और कुछ क्रेडिट एंट्रीज़ होती हैं। कोई चीज़ कम हो रही होती है, कोई चीज़ बढ़ रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उन सबको हम जनरल जर्नल में जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उनके अंदर जितने भी एंट्रीज़ हुई होती हैं उन सब के हम सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं। वो सेपरेट अकाउंट्स हमारे कहलाते हैं टी अकाउंट्स, या फिर उसको हम लेजर्स भी कहते हैं, ठीक है। और लेजर्स को हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, और उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से सारे अकाउंट्स को हमने सेपरेटली तमाम जो अमाउंट बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे, उनको हमने रिकॉर्ड किया, फिर उन दोनों का डिफरेंस मालूम किया, और जो डिफरेंस हम मालूम करते हैं उसको हम बैलेंस सीडी कहते हैं। और फिर वो डिफरेंस जो है, जो हमारे पास अमाउंट बच रहा होता है, उसको हम नेक्स्ट पीरियड में लेके जाते हैं, जो कि हमारा बैलेंस बीडी कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद जब हमारे लेजर्स तैयार हो जाते हैं तो फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये एक ट्रायल होता है जहाँ पे हम दोनों फिगर्स को, डेबिट की और क्रेडिट की, दोनों फिगर्स को हम बैलेंसिंग इनकी कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किस तरह से होगा वो हम देख लेते हैं। इससे पहले कि हम ट्रायल बैलेंस को बनाना शुरू करें, इसके अंदर आप पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से, किस सीक्वेंस के अंदर हम ट्रायल बैलेंस को के अंदर हम तमाम अकाउंट्स को रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि बैलेंस शीट के अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट के अकाउंट्स पे क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? हमारा असेट्स, तमाम फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, हर तरह के असेट्स शामिल होते हैं। सेकेंडली हमारे पास लाइबिलिटीज़ होती हैं, हर तरह की लाइबिलिटीज़। थर्ड हमारे पास प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, या फिर हम इसको इक्विटी साइड भी कह सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें, ठीक है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम असेट्स की एंट्रीज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम लाइबिलिटीज़ अगर हमारे पास होंगी तो उनकी एंट्री करेंगे, फिर लास्ट में हमारे पास जो ओनर्स इक्विटी होगी उसकी एंट्री करेंगे। फिर इसके बाद अगला सीक्वेंस होता है हमारा, वो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स आ रहे होते हैं, जिसके अंदर तमाम तर रेवेन्यूज़ यानी कि सेल्स वगैरह और तमाम एक्सपेंसेस, यानी कि मैंने कोई चीज़ ख़रीदी, बेची, जो कुछ भी उसके ऊपर मुझे एक्सपेंसेस आए, वो तमाम तर चीज़ें हम इस तरह से तमाम सीक्वेंस के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये आपने सीक्वेंस को अपने जहन में रखना है। इसी को फॉलो करते हुए हम ट्रायल बैलेंस के अंदर तमाम अकाउंट्स की एंट्री करेंगे। इसके बाद फिर अगर इनको डिटेल में देखा जाए, ऑल असेट्स के अंदर करंट असेट्स आ जाते हैं और नॉन करंट असेट्स आ जाते हैं। करंट असेट्स में है कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, फिर बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं या फिर नोट्स रिसीवेबल्स होते हैं, और इसके अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है, प्रीपेड तमाम हर किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रीपेड होते हैं, और अलाउंस फॉर बेड डेट्स होते हैं, ठीक है। करंट असेट्स वो तमाम तरह असेट्स होते हैं जो कि इजीली कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं। नॉन करंट असेट्स बिल्कुल इसके अपोजिट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है लैंड आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, फर्नीचर फिक्सचर आ जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे फिक्स्ड असेट्स। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स के अंदर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी रखते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड हमारे पास है इक्विटीज़ के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ हमारे बिल्स पेबल हो गए, नोट्स पेबल हो गए, अकाउंट्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट है, फिर सैलरीज़ हैं, रेंट,
और तमाम ये सैलरीज़ और रेंट जो है हमारे पेबल्स में आएगा, जो कि हमने अदा करना था लेकिन हमने नहीं किया, हमारी लायबिलिटी बन गई है। ठीक है, तो सैलरी पेबल हो गया या फिर रेंट पेबल हो गया। ओके, इसके बाद फिर अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है जो कि हमने अभी अर्न नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म भी कहते हैं। इसके अंदर मॉर्टगेज पेबल्स होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी में जाहिर सी बात है सबसे पहले ओनर्स का कैपिटल होता है, फिर ओनर अगर कोई ड्राइंग कर रहा है तो वो भी इसी के अंदर इसकी एंट्री होती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में आप देखते हुए चलें कि पहले हम असेट्स, जो कितने भी असेट्स होंगे हमारे पास कंपनी की, उनकी एंट्रीज करेंगे, फिर इक्विटी को करेंगे, फिर ओनर्स इक्विटी को करेंगे। ओके, इसके बाद फिर फोर्थ होता है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर आ जाता है सेल्स, सर्विस रेवेन्यू, फीस और कमीशन इनकम, फिर रेंट या इंटरेस्ट इनकम, और फिर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्योरली तमाम जितना भी हमने कमाया रेवेन्यू वो सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ में सबसे आखिर में जो एंट्री करते हैं हम वो एक्सपेंसेस की करते हैं, जिसके अंदर हमारी आ जाती हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ऑक्ट्री या फिर कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, जो कुछ भी एक्सपेंसेस आए इसके ऊपर। फिर कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस जो हैं, जितने भी गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो हमारे एक्सपेंसेस के अंदर जाते हैं। सैलरीज एक्सपेंस, इसके अलावा रेंट एक्सपेंस होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हैं, बेड डेट एक्सपेंस होते हैं, कमीशन के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर रेंट और इंटरेस्ट इनकम होती है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होते हैं, और फिर हमारे यूटिलिटीज़ एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपने इसके अंदर देखना ये है कि जब भी आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्री करनी है तो हमारे पास लेजर तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन उसको किस सीक्वेंस में रखा जाए वो सीक्वेंस जो है ये आपको 5 मुख्तलिफ हेड्स के अंदर बताया गया है कि असेट्स को देखेंगे हम सबसे पहले, फिर इक्विटीज़ देखेंगे हम उसमें कि क्या लायबिलिटीज़ हैं, फिर थर्ड हम ओनर्स इक्विटी देखेंगे कि उसका कोई कैपिटल अगर है तो उसको एंटर कर दें, अगर कोई ड्राइंग की है उसने ओनर ने तो वो एंटर कर दी जाए। फिर फोर्थ हम देखेंगे रेवेन्यू कितना उसने जनरेट किया, फिर लास्ट में हम एक्सपेंसेस को देखते हैं कि क्या एक्सपेंसेस हमारे पूरे साल के अंदर किए गए। ओके, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो हमने पिछले अपने लेक्चर के अंदर सारे टी अकाउंट्स बनाए थे उनको यहाँ पे रख लिया है, और एक दफ़ा हम यहाँ पे सीक्वेंस को दोबारा से लिख लेते हैं ताकि फिर जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएं तो हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना आसान हो जाए। इसमें सबसे पहले असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, फिर इक्विटीज़ हैं, फिर रेवेन्यू हैं, और लास्ट में एक्सपेंसेस हैं। ओके, इसके बाद फिर अब क्योंकि हमें पता है असेट्स, तो मैंने असेट्स सबसे पहले देखे जो टी अकाउंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कैश है, कैश को मैंने ले लिया। कैश का हम जितने भी यहाँ पे टी अकाउंट्स को देखेंगे इन सब के हमारे जो बीडी की वैल्यू आ रही है वो सिंपली हमने अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर डालना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जो कुछ भी कैलकुलेशन करनी थी वो आप कर चुके हैं टी अकाउंट्स के अंदर। अब हमने सिंपल एक वैल्यू को देखना है और उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का ख्याल रखना है। अब देखें, अगर इसमें हम कैश अकाउंट में देखें तो बीडी इसका डेबिट साइड पे आ रहा है 63,500, तो मैंने सिंपली हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखा कैश और डेबिट के नीचे मैंने लिख दिया 63,500। नेक्स्ट मैं देखूंगी कि और इसमें मेरे पास क्या असेट मौजूद है, तो असेट मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल्स मौजूद हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स को अगर मैं देखती हूँ तो वहाँ पे भी मैं इसका बैलेंस बीडी देखूँगी, और बैलेंस बीडी मेरे पास डेबिट साइड पे आ रहा है 500, तो मैंने सिंपली ट्रायल बैलेंस के अंदर भी डेबिट साइड पे लिख दिया 500। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास मैं देखूँगी इसमें और मेरे पास क्या असेट मौजूद है, तो फ़िलहाल और कोई असेट मौजूद नहीं है। सेकंड हम देखते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ इसके अंदर मेरे पास अकाउंट पेबल मौजूद है। अकाउंट पेबल के अंदर मैं देखूँगी इसका बीडी कहाँ आ रहा है, इसका बीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, 5,000 रुपीज़ आ रहा है, तो वही 5,000 मैंने क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के लिख दिया। इसके बाद फिर मैंने देखा कि और कोई मेरे पास इसकी कोई लायबिलिटी आ रही हो, तो वो कोई लायबिलिटी मौजूद नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं देखती हूँ इसके अंदर इक्विटी। इक्विटी में हमारा कैपिटल आ जाता है और ड्राइंग आ जाती है। कैपिटल यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल का अकाउंट बना हुआ है इसका बैलेंस बीडी देखेंगे हम। इसका बैलेंस बीडी आ रहा है 50,000 क्रेडिट साइड के ऊपर, तो मैंने कैपिटल का क्रेडिट साइड पे 50,000 लिख दिया। ओके, ड्राइंग कोई हुई नहीं थी साल के दौरान, इसलिए हम कोई इसकी एंट्री कर ही नहीं रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस के अंदर अगली चीज़ है रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर हम सेल्स को देखेंगे। सेल्स अकाउंट के अंदर हमारे पास बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा है और इसका अमाउंट है 55,000
200। तो मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर भी 55,200 लिख दिया क्रेडिट साइड पे। ओके, इसके अलावा कोई रेवेन्यू मेरा जनरेट नहीं हुआ था। एक्सपेंसेस पे आ गए, या इसका हम सेल्स रिटर्न देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न भी हुई हमारी। सेल्स रिटर्न के अंदर हम देखते हैं तो सेल्स रिटर्न का टी अकाउंट देखें अगर, तो इसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे आ रहा है 1200 रुपये। तो मैंने 1200 लिख दिए अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पे। इसके बाद अगर हम सीक्वेंस को देखें तो फिर हमारे पास एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर हम परचेजेस को देखते हैं। सबसे पहले परचेजेस हमारे पास आ रही हैं बैलेंस बीडी में 41,000 की डेबिट साइड पे। तो मैंने यहाँ पे 41,000 डेबिट साइड पे एंटर कर दिया। परचेजेस हुई हैं, परचेज रिटर्न भी हुई हैं। परचेज रिटर्न को अगर हम देखें तो इसका बैलेंस बीडी आ रहा है क्रेडिट साइड पे। तो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर भी क्रेडिट साइड के ऊपर 1,000 रुपीज़ लिख देंगे। इसके बाद फिर हमारे सारे अकाउंट्स हमने पूरे कर लिए हैं। हमारे पास लास्ट अकाउंट बचा है सैलरी एक्सपेंस का, और ये सैलरी एक्सपेंस हम यहाँ पे लास्ट में अगर देखें इसका बैलेंस बीडी तो वो बन रहा है 5,000 रुपीज़। तो बैलेंस बीडी हमारा डेबिट साइड पे था, हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर भी इसको डेबिट साइड पे लिख दिया 5,000 रुपीज़। अब कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इन दोनों कॉलम्स को अलग अलग प्लस करना है, और उसको चेक करने का तरीका यही है कि आपके पास दोनों कॉलम्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे। अगर इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने या तो यहाँ पे कुछ एंटर गलत किया है, या फिर आपने अपने पीछे लेजर के अंदर कोई गलती की है जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमारे पास 1,11,200 का बैलेंस आया, और ये हमने इक्वालिटी कर ली कि हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स हमारी बराबर चल रही हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और ट्रायल बैलेंस के हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे पूछना है। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।